हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी और मैं स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। आज मैं शुरू करने वाला हूं 11th क्लास का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ये हमको बताता है कि फिजिक्स क्या चीज़ है। वैसे जेईई नीट में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी हमको ये समझना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए आखिर फिजिक्स क्या चीज़ है। तो भाई शुरुआत होती है साइंस से। साइंस क्या होती है? साइंस होता है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फेनोमेना बाय एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट रीडिंग और रीजनिंग। अब इसका मतलब ये है कि साइंस है एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, एक ज्ञान है जो हमको बताता है कि नेचुरल फेनोमेना कैसे हो रहे हैं सभी। उसमें चाहे आप लिविंग बींग्स ले लो या फिर जो फिजिकल वाली चीज़ें हैं जो कि अपनी जो फिजिक्स बताने वाली है, ठीक है, उसमें अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनकी रीडिंग लेंगे और उन पर रीजनिंग लगाएंगे, यानी कि खुद का तर्क देंगे कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। तो वही आपकी साइंस है। फिर बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स क्या चीज़ है? ब्रांच ऑफ नेचुरल वर्ल्ड साइंस। नेचुरल वर्ल्ड की जो साइंस है, देखो साइंस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक हो गया केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, एक ये तीसरा है फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में तो वो केमिकल वगैरह की हमको क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। और जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे लिविंग बींग्स अपनी अर्थ पे जितने भी हैं उन पे जो रिसर्च होती है वो बायोलॉजी वाले करते हैं। बाकी जो फिजिक्स जो करती है वो नेचुरल वर्ल्ड है, जिसमें आप नॉन लिविंग बींग्स ले सकते हैं। जो नेचुरल वर्ल्ड में जो भी नॉन लिविंग बींग्स हैं उनके साथ फिजिक्स डील करती है। जैसे स्पेस हो गया अपना, टाइम हो गया, मोशन हो गया, मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, रेडिएशन हो गया। अब कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम फिजिक्स कैसे सीखें। अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो जेईई नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने रहते हैं और बस, तो फिर वो फॉर्मूला बेस्ड ही वो सीख पाते हैं फिजिक्स। बट मेरा मानना है कि अगर फिजिक्स को अच्छे से सीखना है तो आपको फील भी आना चाहिए कि फिजिक्स आखिर कैसे वर्क कर रही है। तो कैसे वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसको फील करना चाहिए कि भाई कैसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। जैसे हम किसी भी काम में अपना अंदाज़ा लगाते हैं, टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं, हमको किसी दूसरी जगह पे पहुंचना है, किसी पैलेस पे पहुंचना है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं यार करीब करीब हमको वहाँ पे पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। अब हमने वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सिर्फ फीलिंग ली है कि यार इतनी दूरी होगी करीब करीब, तो करीब करीब आधा घंटा लग जाना चाहिए। जैसे हम अपने घर में सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उनमें ऐसे थोड़ी होता है कि कोई फॉर्मूला लगता है। उनमें क्या किया जाता है कि भाई अपन खुद का अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इतने अंदाजे से इतना नमक डालो, इतनी सब्जी काटो, इतना ऐसे ऑयल को इतना बॉयल करो, इतना गर्म करो, तब जाके आपका जीरा वीरा ऐसे भुनेगा। तो उनमें क्या है, हम फीलिंग लेते हैं, फील हमको आता है कि हाँ यार करीब करीब अब इतना हो गया होगा, तो अपना अंदाज़ा रहता है उनमें। तो वैसे ही अगर हम फिजिक्स को फील करें, फिजिक्स को अगर वैसे ही फील करें तो फिजिक्स हमको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में आ सकती है। प्लस में आपका जो जेईई नीट में वो आपको हेल्प करेगी। फीलिंग आनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर फीलिंग नहीं आई तो क्वेश्चन को समझने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं ख़त्म होती। हालांकि आपको क्वेश्चन पता है, आपको ये भी पता है कि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, बट कई बार क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं कि टिपिकल कि यार उसमें उलझाने वाली बात हो जाती है। तो वहाँ पे आपकी फीलिंग काम आती है कि आखिर यहाँ पे गड़बड़ हुई, हमारा फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा। तो बस यही कहानी है। तो फिजिक्स को फील करना सीखो, कैसे भाई वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, कैसे एक चार्ज एक पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो करेगा, कैसे आपका फोर्सेस एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ये कैसे अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और कैसे ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसे ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फील करना सीखिए। बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी ज़रूरी होती है। अब साइंस वर्सेस गॉड में भी ऐसे डिबेट चलती रहती है कि गॉड है या नहीं है, या फिर सब कुछ जो है वो साइंस ही है, नेचर ही सब कुछ है। तो ऐसा है कि इसके बारे में मेरा मानना है कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं भी एक
मतलब फील करता हूँ फिजिक्स को। तो बट मेरा ये मानना है कि जैसे इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बहुत बड़ा वास्ट यूनिवर्स है, और इन सब जगह पर चीज़ें कैसे कंट्रोल हो रही हैं, आज तक साइंस को भी अभी तक पूरी चीज़ें नहीं पता है। हो सकता है साइंस भी जैसे जैसे रिसर्च करती जा रही है वैसे वो गॉड की तरफ ही जा रही हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बाकी अभी तो साइंस बहुत नीचे है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करनी है। हो सकता है गॉड हो और हमको शायद कभी पता भी नहीं चले, क्योंकि गॉड ने यूनिवर्स ऐसा बनाया है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। अपने यूनिवर्स का ये लगाओ तो हमें अपने यूनिवर्स का शायद ऑब्जर्वेशन हिस्सा भी, जितना ऑब्जर्व्ड है, जितना मानते हैं, जितनी लाइट हमारे पास पहुंच पाई है, उस हिसाब से भी हम बहुत छोटा यूनिवर्स फिलहाल देख पा रहे हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं स्पेस की, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं या 8 प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं वो कंसिस्ट कर रहे हैं अपने सोलर सिस्टम को। लेकिन बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं अपने यूनिवर्स में, अपने अपनी गैलेक्सी में, ठीक। अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, पढ़ा भी होगा आपने। ये गैलेक्सी है मिल्की वे। इस मिल्की वे गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम है, लेकिन इसमें हजारों नहीं करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं, करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं एक ही गैलेक्सी में। अब ऐसे ही गैलेक्सीज की बात करी जाए तो यूनिवर्स में अरबों खरबों ये जो गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। तो यूनिवर्स हमारा बहुत ही वास्ट हो गया इस तरीके से। अब हमने वॉयेजर 1 छोड़ा था शायद 1980 में, ये एक सैटेलाइट था, और ये अभी तक अपने सोलर सिस्टम को भी पार नहीं कर पाया है, और स्पीड है इसकी शायद करीब 17,000 किलोमीटर पर आवर। ये अपने सोलर सिस्टम को भी पार नहीं कर पाया है। अब कभी ये मिल्की वे गैलेक्सी को पार करेगा, और फिर वो कब हजारों अरबों, इतनी तो इसकी लाइफ भी शायद नहीं होगी। तो यूनिवर्स जो है वो बहुत ही वास्ट है, अभी हमको बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करनी है। देखो भाई, फिजिक्स जो है वो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर चलती है, मॉडर्न भी और क्लासिकल भी। पहले भी यही 2 फंडामेंटल रूल्स थे, और अब भी यही 2 फंडामेंटल रूल्स हैं जो इनके बेस पे फिजिक्स आगे बढ़ रही है। जैसे कि ये यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देखो और उनको एक ही लॉ से या एक ही कंसेप्ट से यूनिफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि आपने जो आपका था वो मैक्सवेल जो थे, उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबको एक कंबाइन में कर दिया था। अब सारी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, मैग्नेट्स है, ये एक ही लॉ है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाती हैं। जैसे न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ था, उसकी वजह से देखो कितनी सारी चीज़ें डिफाइंड हो रही हैं कि क्यों सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, तो वो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से डिफाइंड हो गया था। और सैटेलाइट अपनी अर्थ के चक्कर क्यों लगाते हैं, मून भी है जो अपना अर्थ का चक्कर लगाता है, वो ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से ही ये सब हो पा रहा है। तो वो हुआ यूनिफिकेशन, यानी कई सारी चीज़ों को एक ही लॉ डिफाइंड कर दे, एक ही इक्वेशन डिफाइंड कर दे, वो आपका यूनिफिकेशन होगा। अब ये रिडक्शन क्या है? रिडक्शन का मतलब है कि एक बड़ा सिस्टम है, एक बड़े सिस्टम को आप अच्छे से देखो, उसके पार्टिकल्स के देखो, उसके पार्टिकल्स कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे जनरेटर है, अब जनरेटर में आप क्या क्या पढ़ोगे? आर्मेचर कॉइल होती है, तो उसके बारे में पढ़ो कि भाई ये क्या काम कर रही है यहाँ पे। मैग्नेट्स को पढ़ो कि भाई मैग्नेट्स यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें होंगी, उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितने भी सिस्टम में लगाए हुए हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ो। फिर हमें ये चीज़ पता चलेगी कि वो मैग्नेट्स हैं वो दूसरी जगह भी यूज हो सकते हैं। वो होता है रिडक्शनिज्म, यानी रिडक्शन कर करके उन ही चीज़ों को दूसरी जगह पे अपन कैसे यूज कर सकते हैं, या उनके ऊपर दूसरे कौन से लॉज बनाए जा सकते हैं। देखो भाई, फिर बात आती है स्कोप की, स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब ये है कि इसका कितना क्या रीजन है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कवर किया है और कौन कौन से इसकी ब्रांचेज हैं, यही इसका स्कोप है। यानी कि इसका कितना क्या एरिया है, कहाँ तक क्या है, कैसे क्या फैली हुई है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, जो एक तीसरा पार्ट आता है रिलेटिविटी, जो कि
आइंस्टाइन की थ्योरी है, पर वो अपने सिलेबस में है नहीं। कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम जितनी चीज़ें बताएं उतनी कम है। ये सब तो आप अच्छे से देखते हो अपने आसपास के वर्ल्ड में कि साइंस क्या कर रही है और फिजिक्स क्या कर रही है। फिर 2 स्कोप हम पढ़ लेते हैं। पहला स्कोप मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स वर्ल्ड। तो इसमें क्या क्या है? मैक्रो मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब बड़े का मतलब ये नहीं कि यार बहुत ही बड़े नहीं, बस एटम से ऊपर की चीज़ें तक इसमें आ जाती हैं। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स वर्ल्ड में आप उसको क्या बोल सकते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। उसमें आएगा आपका मैकेनिक्स। 90% आपका 11th क्लास में मैकेनिक्स ही है, वो हम यही पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स 10% आपका थर्मोडायनेमिक्स है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये आपका 12th में आएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह इसकी करीब 7 यूनिट्स हैं जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ही आएंगी, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा। जैसे पहला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो उसमें चार्ज का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। तो दूसरा टॉपिक आएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और तीसरा टॉपिक आएगा आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहाँ पे, लेकिन चार्ज जब मोशन में जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। चौथा चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। 12th की बात हो रही है, उसमें हम बात करेंगे कि मैग्नेट्स कैसे करंट के इफेक्ट्स शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां चैप्टर है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक वगैरह वगैरह, मैग्नेट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे क्या बिहेव करते हैं, वो सब आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ोगे। उससे अगला टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें बताया जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे बना, जनरेटर वगैरह कैसे बना, क्योंकि हम पहले डीसी करंट यूज़ करते थे पर वो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं आता था, लेकिन अब अल्टरनेटिंग करंट है, इसका बहुत फ़ायदा है, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 7th यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो ये 7 यूनिट्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ही रहेंगी। उसके बाद स्टार्ट होता है फिर ऑप्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स वर्ल्ड जो होता है आपका, उसको कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें एटम के लेवल की या एटम से नीचे के लेवल की सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में अपन को वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या है प्रोटॉन, क्या है न्यूट्रॉन, कैसे ये बाइंड होके एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या रहेगा, ये वेव नेचर का है या ड्यूअल नेचर का है, उसका नेचर पढ़ेंगे। फोटोन का नेचर पढ़ेंगे। तो ये सब है आपका इसमें। अब देखते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या एक्साइटमेंट है कि हम इसको करें रिसर्च, इस पे, इसमें देखें, इसमें इसको पढ़ें, तो इसमें क्या एक्साइटमेंट हो सकता है। पहला तो ये है कि यार इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है फिजिक्स में, यानी कि नेचर के लॉज में और नेचर के फेनोमेना जो हैं उनमें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। हमको समझने के लिए बहुत टाइम लगे अगर हम शुरू से पढ़ें, शुरू से समझें। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि ये फ़ैन कैसे चल रहा है, तो आपने फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कि जैसे कि आप देखोगे कि शुरुआत में आप जो फैन चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है। तो फिर आप चार्जेस पढ़ोगे, चार्जेस पढ़ने के बाद आप चार्जेस के मोशन को पढ़ोगे कि मोशन की वजह से कैसे अल्टरनेटिंग करंट और ये डीसी करंट क्रिएट होता है। फिर उसके बाद आपको मैग्नेट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेगी कि कैसे मूविंग चार्जेज आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से फैन रिवॉल्व करता है। तो ऐसी कुछ कहानी रहती, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर भी ये लॉज आपके कुछ यूनिवर्सल थ्योरीज हैं, उन पे ही सारे लॉज यूनिवर्स के समझे जा सकते हैं। हमने बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली हैं पर थ्योरीज हैं वो बहुत ही बेसिक सी हैं, लगभग आप देखो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में ज़्यादातर न्यूटन्स वाले सभी लॉ लग जाते हैं, ठीक है, क्लियर केस।
दूसरा इलेक्ट्रिसिटी में सारा मैक्सवेल का और फैराडे का दोनों का ये हो जाता है, ठीक है। तीसरा, और आप थर्मोडायनामिक्स ले सकते हैं हीट इंजन वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें हैं, इन्हीं को हम पढ़ के चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसका अपना एक्साइटमेंट हो गया कि यार चीज़ें कुछ ही पढ़ो, कुछ चीज़ें पढ़ो और पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर दो। और अब देख सकते हैं दूसरा एक्साइटमेंट क्या है, सम पीपल गेट एक्साइटमेंट टू अनफोल्ड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर एंड फॉल्सिंग द एग्जिस्टिंग थ्योरीज। कुछ पीपल जो हैं वो इस चीज़ में भी एक्साइटमेंट ढूंढ सकते हैं कि मिस्ट्री को अनफोल्ड करने के लिए कि कैसे क्या चीज़ हो गई, ठीक है। जैसे कि अपने जो आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या किया कि भाई ग्रेविटी का लॉ न्यूटन का बहुत अच्छा लॉ था, सारी चीज़ें अच्छे से चलती थी वहाँ पे, लेकिन लाइट की स्पीड पे माहौल बदल जाता था। तो वहाँ पे उन्होंने 10-15 साल कुछ रिसर्च किया और फिर बताया कि लाइट के स्पीड पे न्यूटन्स का जो लॉ है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी थ्योरी फॉल्स हो गई, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि टाइम जैसी भी कोई चीज़, मतलब टाइम, उनको लगता था कि टाइम है ना तो फिक्स है, पर आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम फिक्स नहीं है, अलग अलग स्पीड पे टाइम वेरी करता है। स्पीड की वजह से मास वेरी करता है, मास की वजह से ग्रेविटी वेरी करती है, ग्रेविटी मास की वजह से बढ़ जाती है और उसी की वजह से टाइम लाइन में बैंड होने लगता है और उस मास पे जो भी बॉडीज़ हैं या फिर वो खुद उस मास के लिए, उस बॉडी के लिए टाइम स्लो होने लगता है। तो ये कहानी उन्होंने थोड़ी सी अलग उसी में से निकाल के, हालांकि उनके लॉज को उसने अच्छे से पढ़े और फिर वहाँ से निकाला। इन्होंने उसका भी पढ़ा था फैराडे का लॉ भी पढ़ा। उन्होंने बताया था कि कैसे फील्ड लाइंस हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये सब जनरेट करती हैं। तो वैसे ही उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया और कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी फील्ड लाइंस होती हैं और वही आपका स्पेस टाइम है, वही आपका स्पेस टाइम का नेट है। तो उसी में जैसे कोई चीज़ रखते हैं, जैसे कि आपका कोई मास वाली बॉडी होगी, चाहे मैं ही हूँ, उस स्पेस में मैं रखा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए टाइम अलग है क्योंकि मेरा एक कुछ मास है, मेरी वजह से कुछ ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, तो मेरे लिए टाइम अलग हो गया। हालांकि फिर मेरा टाइम किस में कंक्लूड हो जाएगा, अर्थ वाले टाइम में, क्योंकि अर्थ का कुछ मास है, वो भी उसके ग्रेविटी की टाइम लाइन्स को फोल्ड कर रही है, मतलब बेंड कर रही है, तो उस हिसाब से वो टाइम स्लो हो रहा है। जैसे सन पे जाएंगे तो सन का हिसाब कुछ अलग, सन का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे टाइम और भी ज़्यादा स्लो मिलेगा। फिर तीसरी बात आती है अप्लाइड फिजिसिस्ट। जो अप्लाइड फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करते हैं, तो उनको इस चीज़ में एक्साइटेड और सेटिस्फैक्शन मिल सकता है कि उन्होंने ह्यूमन बींग्स के अच्छे के लिए कुछ टेक्नोलॉजी विकसित करी हैं। जैसे कि अपना मोबाइल हो गया, कैमरा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी वजह से डिस्कवर हुई हैं। ये टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती रहती है फिजिक्स की वजह से। तो वो अप्लाइड फिजिसिस्ट जो लोग हैं, अप्लाइड फिजिसिस्ट जो रिसर्चर्स होते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च करते हैं, ये एक टाइप के इंजीनियर ही होते हैं। अगली बारी आती है फिजिक्स रिलेशन विद मैथमेटिक्स। फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है? भाई क्या है कि फिजिक्स जो है एक क्वांटिटेटिव साइंस है, यानी कि इनमें क्वांटिटीज होती हैं, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, ये सब क्या है, क्वांटिटीज हैं, ठीक है। हैंस मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स नेसेसरी साइन एंड टूल्स। मैथमेटिक्स की वजह से ये सारा कैलकुलेशन हो पाता है। भाई कैलकुलेशन ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव साइंस है तो कैलकुलेशन तो ज़रूरी है ना, इसीलिए मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेशन करके देता है। जैसे जियोमेट्री के लॉज लग जाते हैं किसमें, ऑप्टिक्स में, और जियोमेट्री के लॉज एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में भी लग जाते हैं, आपका ग्रेविटेशन में लगते हैं। दूसरा, अगर न्यूटन देखो एक मैथमेटिशियन भी था और वो फिजिसिस्ट भी था, वो दोनों ही था। उसने पहले डिस्कवर करी कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह की। अगर उसने ये इन्वेंट नहीं करी होती तो क्या होता, ये लॉ भी आपका स्पेसिफाई नहीं हो पाता। थ्योरी जब भी प्रूव होती है जब उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल सही रहे। तो मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ ये रिलेशन है।
मैथमेटिक्स क्या प्रोवाइड करता है, साइन एंड टूल्स और कैलकुलेशन, एक्यूरेट मेजरमेंट ये आपका प्रोवाइड कर देता है और उस थ्योरी का प्रूफ दे देता है और उस थ्योरी को करेक्ट कर देता है। अगर कोई थ्योरी आपने लिखी और उस थ्योरी में मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल एक्यूरेट है तो ये समझो कि वो थ्योरी बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट चीज़ आती है फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। भाई जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो एक न्यू टेक्नोलॉजी हमको मिलती है। कभी भी कैसे भी आप रिसर्च करो फिजिक्स के फील्ड में तो आपको ज़रूर अच्छे से रिसर्च करोगे, ज़रूर एक न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी। आप खुद से रिसर्च कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ भी हो सकती है, तो एक न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ से निकल के आती है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंजीनियर्स के साथ में। वो टेक्नोलॉजी को आप अप्लाई करेंगे तो आपको नई चीज़ें जैसे डिस्कवर हो सकती हैं हमारे अच्छे के लिए, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर स्टडी ऑफ फिजिक्स, यानी कि आपको किसी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आपको आपको पढ़ना पड़ेगा स्टडी ऑफ फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। जैसे पहले स्टीम इंजन हमारे पास था, हालांकि ये भी पहले क्या किया कि साइंटिस्ट ने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से, वहाँ से निकल के आया स्टीम इंजन मिल गया। पर ये क्या कर रहा था, कुछ दिन इसको चलाया फिर देखा कि यार ये ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है और ये पोल्यूशन भी करता है, तो हम कुछ देखते हैं, दूसरा हिसाब देखते हैं। तो दूसरी चीज़ें तो उन्होंने क्या किया, फिर से थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ा, वहाँ से फिर निकाला उन्होंने डीजल इंजन। हालांकि पोल्यूशन ये भी क्रिएट करता है पर इफ़िशियंसी इसकी ज़्यादा है, इफ़िशियंसी इसकी कम थी, ये ज़्यादा फ्यूल यूज़ करता था और कम इफ़िशियंसी दे पाता था। वो कम फ्यूल यूज़ करता है, ये करीब करीब डीजल इंजन आपका शायद 57% इफ़िशियंट रहता है, यानी कि आप 100 यूनिट्स फ्यूल डालो और 57% उसका आपको आउटपुट दे देगा। ये देता है स्टीम इंजन शायद 42% ऐसे कुछ। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा और उसको थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव करके डीजल इंजन बना दिया। ये इससे तो कम ही पोल्यूशन क्रिएट करता है, डीजल वाला थोड़ा कम करता है, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा करता है, स्टीम का तो है ही, कोयले वगैरह चलता है तो करेगा ही। दूसरा जैसे कि हमको ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रिसिटी की, तो डीजल पहले चलता था डीसी करंट, तो डीसी करंट ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसमें हमको ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे 12th में, सारी चीज़ें होंगी भाई। 11th-12th में पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ा दी जाती है, सारी की सारी, और यहाँ से हम हर छोटी से लेके हर बड़ी चीज़ तक सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली और नॉलेज बेस्ड सारी चीज़ें हम आपको करवाने वाले हैं। तो जैसे ही उन्होंने फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन पढ़ा तो वहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेटर हमको एक न्यू टेक्नोलॉजी मिल गई। तो बस ये रहती है कहानी। और जब हमने पढ़ा मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी पढ़ी जब हमने, तो हमको मिल गया वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे हम फ़ोन से बात करते हैं, सैटेलाइट से डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो यानी कि जब कनेक्शन वायर्ड हो गए थे तो उनको इम्प्रूव करना था कि यार हर जगह पे वायर इतने सारे वायर से कैसे काम चलेगा। ऐसे तो इसमें वो जो एनर्जी का लॉस भी होता है और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं, इसलिए उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन अचीव कर लिया। कैसे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को उन्होंने अच्छे से पढ़ा और वायरलेस कम्युनिकेशन हमको मिल गया। जैसे मोबाइल पे हम दूसरे बात कर लेते हैं। देखो फिजिकल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक ये है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ फिजिक्स क्या है, यानी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। यही है पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में अभी तक हमें यही पता चला है। इसके अलावा अभी तक तो इतने सालों से 200, 300, 400 साल हो गए, कोई नया फोर्स डिस्कवर नहीं हुआ है। फंडामेंटल की बात हो रही, बाकी के जो भी फोर्स हैं इनके नीचे आते हैं, वो इन्हीं की वजह से फॉर्म होते हैं। बाकी ये वाले फोर्सेस हैं जो हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ये जो हैं यानी कि जिसने बनाया है यूनिवर्स, यानी चाहे आप गॉड समझ लो या फिर नेचर समझ लो, आपके हिसाब से जो भी है, तो वो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया रुकी हुई है। 3 तो मेनली है ही भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एक भी फोर्स इसमें ख़त्म हो जाए
तो क्या होगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडीज के बीच में है, जैसे कि आपका मान लो ख़त्म हो गया तो सब प्लैनेट्स वगैरह कोई कहीं पहुंच जाएगा, कोई कहीं पहुंच जाएगा, यानी कि ग्रेविटी पे हम रुके हुए हैं यहाँ पे ऐसे, तो उड़ने लग जाएंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा, यानी कि दुनिया नहीं बचेगी। एक भी फोर्स ख़त्म हो जाए दुनिया नहीं बचेगी। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी आपका ख़त्म हो जाए तो भी क्या दिक्कत हो जाएगी पता है, ये एटम ख़त्म हो जाएगा इससे, क्योंकि एटम न्यूट्रल रह पाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका फॉर्म हो रहा है, जैसे ये है आपका न्यूट्रल है, बोर्ड आपका न्यूट्रल है, क्योंकि इसके एटम्स हैं, इसके जो एटम्स हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन अगर एटम के अंदर हैं तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, यानी कि किसी एटम में अगर 7 प्रोटॉन्स हों, 7 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो भी न्यूट्रल, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन अगर किसी एटम के अंदर है तो वो न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसी वजह से जुड़ा हुआ है सारा सिस्टम। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इसके चार अगर ख़त्म हो जाए तो वैसे भी आपका एटम टूट जाएगा, एटम टूटेगा तो मैटर टूटेगा, और मैटर टूटेगा तो भी सारी चीज़ें ख़त्म होने लग जाएंगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो आपको आपके न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। अब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो एटम्स कैसे फॉर्म हो पाएंगे? ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन के न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस के फिर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई? वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डिके होता है ना, एक बीटा डिके कोई फेनोमेनन होता है, आपको बताएंगे सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि उसमें होता है न्यूक्लियस में बीटा डिके होता है, यानी कि बीटा पार्टिकल्स वहाँ से निकलते हैं, और बीटा पार्टिकल्स ये होते हैं न्यूट्रिनोज हैं जो आपके बीटा पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो ये फोर्स उस टाइम पे दिखता है, ये फोर्स भी इन तीनों फोर्सेस से अलग है। तो फंडामेंटल फोर्स हो गया। ये 4 फोर्सेस अभी तक डिस्कवर हुए हैं और शायद आगे कोई न्यू फोर्स डिस्कवर नहीं होगा। मेनली ये 4 फोर्सेस हैं, मेनली ये 3 फोर्सेस हैं जिनकी वजह से दुनिया टिकी हुई है अपनी जगह पे, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो इस वजह से हमारा मानना है, फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने के बाद में आपको भी फील हुआ होगा कि गॉड जैसी कुछ चीज़ शायद हो सकती है जो इतने बड़ी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इस यूनिट से जेईई नीट में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसको बस नॉलेज के लिए पढ़ा दिया गया है। ये नॉलेज होनी भी चाहिए, एनसीईआरटी ने ये चैप्टर डाल रखा है इसी वजह से कि ताकि पढ़ें और सीखें कि आखिर फिजिक्स क्या चीज़ है। और नीट जेईई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और पोस्टपोन हो जाए तो भी अच्छा है और ना हो तो भी आप पढ़ाई करते रहें, कॉन्फिडेंस डाउन मत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।